डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइंस एग्जीबिशन। आज हम विज्ञान प्रदर्शनी के विषय में चर्चा करेंगे। विज्ञान प्रदर्शनी ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न आयु ग्रुप के बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। एक डिस्प्ले करने का माध्यम है। ये एग्जीबिशंस जो हैं ये नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्कूल्स भी एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जीबिशंस में बच्चे अपने मॉडल्स, अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहला एग्जीबिशन जो है साइंस का न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसका नाम था ऑल इंडिया साइंस फेयर। रिमोट विलेजेस में भी, जो दूर दराज के इलाकों में गांव हैं, वहाँ पर भी साइंस एग्जीबिशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए विलेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। विलेजर्स जो हैं वो वहाँ पर आए और ये एक नेशनल फेस्टिवल की तरह पाया गया कि जो विलेजर्स हैं वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इन एग्जीबिशंस को देखने के लिए आते हैं। एनसीईआरटी ने सबसे पहला एग्जीबिशन जो है नेशनल साइंस एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रन 1971 में ऑर्गेनाइज किया। 1989 में इसको रीनेम कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रन। इसको एक और बार नाम दिया गया जवाहरलाल नेहरू नेशनल एग्जीबिशन फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन 2011, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज जो हैं या कंसर्न्स जो हैं उनको भी समाहित किया गया, उनको भी इसमें शामिल किया गया। 2005 में जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना तो उन्होंने भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो करिकुलम के पार्ट में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एग्जीबिशंस की, ये स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजन लेवल एंड इवन स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। अब हम साइंस एग्जीबिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट को जागरूक करना, बच्चों में बहुत यंगर जनरेशन से ही साइंटिफिक स्पिरिट जो है उसे इंकलकेट करना, बच्चों में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टैलेंट है उसे एक्सप्लोर करना, उसे एनकरेज करना, बच्चों में जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसे एनकरेज करना, साइकोमोटर और मैनिपुलेटिव स्किल्स जो हैं उन्हें एक्सप्लोर करना, उन्हें प्रमोट करना, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को एनकरेज करना, साइंस जो है उसे मासेस तक लेके जाना, क्योंकि इसका अर्थ है कि जब साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते हैं तो सिर्फ बच्चे ही वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को, या जैसे अभी हमने बात की कि विलेजेस में जो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो विलेजर्स वहाँ पर उसे देखने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो विज्ञान है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित रहकर नहीं रह जाता या एक सब्जेक्ट बनकर नहीं रह जाता, वो मासेस तक पहुँच जाता है। बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी का सोशो इकोनॉमिक और सस्टेनेबल ग्रोथ में कंट्री की क्या योगदान है वो भी बच्चों में, उसकी भी प्रति भी जागरूकता लेकर आना। जब भी साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो थीम बेस्ड होता है, उसके टॉपिक्स जो हैं वो पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। साइंस एग्जीबिशन एक प्लान्ड एक्टिविटी है, इसे हैपहेजेडली नहीं किया जाता है। तो ये जो थीम्स हम कर रहे हैं ये RMSA द्वारा दिए गए हैं। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। इसके अंतर्गत आता है कि जब भी पर्यावरण में परिवर्तन आता है या फिर क्लाइमेट में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या पड़ता है। हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ जाता है एग्रीकल्चर, एनिमल लाइफ में हमारा आता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड लाइफ बोथ, ह्यूमन बीइंग एंड एक्वेटिक लाइफ, कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेंस, के किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्लाइमेटिक चेंज का असर बायोडाइवर्सिटी पे क्या पड़ता है। नेक्स्ट है लाइफ साइंस इन ह्यूमन वेलफेयर। लाइफ साइंस इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है कि जो हमारा जीव विज्ञान है वो हमारे वेलफेयर के काम किस तरह से आता है। जैसे जो हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, अगर वो डिग्रेड हो रही है तो उसे हम किस प्रकार से रीस्टोर कर सकते हैं। और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो हमारी एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन में यूज़ होती हैं, वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को हम किस तरह से अपनी कृषि में लेकर आ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट, ये किस तरह से की जाती है, किस तरह से इसके लिए तैयारियां की जाती हैं। पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल जो है वो किस तरह से
किया जा सकता है। मेडिसिन प्लांट्स जो हैं जिनसे कि हमारी जो डिजीज़ेस कंट्रोल हो सकती हैं, उन लोकली अवेलेबल वो कौन से हैं, किस तरह से उनका यूज़ जो है उन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि जितने भी हमारे जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं तो उसमें फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स कौन सी हो सकती हैं जिसमें हमारा जो फ्यूल है वो कम लगे या उससे पोल्यूशन कम हो, और किस तरह से हम बायोगैस या बायोमास प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, बायो एनर्जी का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है। तो ये सारा जो है ये हमारा ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत ये विषय आते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड स्पोर्ट्स का मतलब है कि किस तरह से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, बोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स, कंप्यूटर डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस किस प्रकार से किया जाता है, एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग टू डिस्क्राइब ट्रैफिक फ्लो, स्टॉक मार्केट ऑप्शंस, डाटा मैनिपुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स, और किस तरह से स्पोर्ट्स जो है उसको हम मैथमेटिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, जैसे स्पीड ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस बॉल, बाउंसिंग ऑफ अ टेनिस बॉल विद द बॉल, तो उनका इम्पैक्ट क्या है। तो ये थीम्स जो हैं ये RMS से द्वारा दिए गए हैं जिसके अंतर्गत बच्चे जो हैं प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना ज़रूरी है कि जो एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कौन सी क्लासेस का होगा, 6th, 7th, 8th का होगा या 9th, 10th का होगा या 6th to 10th सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उनका कुछ एक क्राइटेरिया रखा जाएगा स्टूडेंट्स का कि किस तरह से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा स्कूल वाइज। उसमें जैसे ये सामने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसकी इमेजिनेशन कितनी क्रिएटिव है, बच्चे में कितनी सोच जो है वो साइंटिफिक है, और क्या उसकी अप्रोच है टुवर्ड्स वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड डेली लाइफ। देन ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशंस इन द मॉडल, बच्चा अब जो अगर मॉडल बना रहा है या प्रोजेक्ट बना रहा है तो कितना उसमें वो इनोवेटिव और ओरिजिनल है। टेक्निकल स्किल इज रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप, कि बच्चा किस तरह से मॉडल को डिज़ाइन करेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक हमारा आता है लो कॉस्ट, पोर्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड, कि बच्चे का जो मॉडल है वो कॉस्ट में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस वो पोर्टेबल भी होना चाहिए और वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब बच्चा अपना मॉडल बनाएगा या अपना प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके बाद वो उसको किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। देन एजुकेशनल वैल्यू फॉर द चिल्ड्रन, एजुकेशनल वैल्यू फॉर द चिल्ड्रन का मतलब है कि जो मॉडल है उसकी एजुकेशनल वैल्यू क्या है, एंड हिज हर परफॉर्मेंस इन द क्लास, और बच्चा क्लास में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी प्लानिंग जो है वो किस प्रकार की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होना हो तो ये ऑब्वियसली ये एग्जीबिशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर NCERT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी पब्लिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो ये पब्लिसिटी जो है ये थ्रू रेडियो, TV, पोस्टर्स, बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स के द्वारा की जा सकती है, जिससे कि सबको अवगत करवाया जा सकता है कि सच एंड सच डेट को साइंस एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो अपने फॉर्म भर दें इस डेट तक, और जो गाइडलाइंस उसके लिए हैं वो भी दी जा सकती हैं साथ में ही। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी गाइडलाइन जो है वो दी जानी चाहिए। इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू भी गाइडलाइंस जो हैं वो दी जा सकती हैं, और ये प्लानिंग जो है या ये पब्लिसिटी जो है ये 2 महीने पहले गाइडलाइंस जो हैं और पब्लिसिटी जो है वो कर दी जाएगी, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्कूल्स को भी दे दी जाएंगी कि वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट की जाएगी, और उसके साथ बच्चे जो हैं वो अपने नेम्स और अपने जो मॉडल्स हैं उनके नाम जो हैं वो बता देंगे। फिर जब बच्चों की एंट्रीज आ जाती हैं तो एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसे फॉर्मुलेट किया जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो फाइनलाइज करती हैं जितनी भी एंट्रीज आती हैं, जितने भी फॉर्म्स फिल होके आएंगे उनकी सिलेक्शन जो है वो ये स्क्रीनिंग कमेटी करेगी,
और इस स्क्रीनिंग कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के, जो इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें से वो सिलेक्शन करेंगे। और मीटिंग जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी और उस मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेगी। और उस ये सिलेक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जितने भी एग्जिबिट्स हैं उनमें से कोई हजार्डियस ना हो। नेक्स्ट है जजेस कौन होंगे एग्जीबिशन के। तो जजेस जो हैं वो साइंटिस्ट होंगे, जितने भी थीम्स हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज लेवल की फैकल्टीज़ हैं, उनको भी जजेस बनाया जा सकता है। पर वो सारे जो थीम हमने सिलेक्ट किए हैं एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड ही होने चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह से एग्जिबिट्स और मॉडल्स जो हैं वो एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए जाएंगे। तो एग्जिबिट्स और मॉडल्स को डिस्प्ले करने के लिए एक सेपरेट स्टॉल जो है वो एक थीम को दिया जाएगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने मॉडल और अपने एग्जिबिट्स को डिस्प्ले करेंगे। वहाँ पे बच्चे का नाम, उनके टीचर का नाम जिन्होंने उन्हें गाइड किया है, स्कूल का नाम और जो एग्जिबिट उनका है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ में देंगे। फिर आता है कि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो कौन बियर करेगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो आरएमएस से जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो स्कूल साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए देता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी जो फंड्स हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में लेबॉरेटरीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, कम्युनिटीज़ भी फंड्स दे सकती हैं, इंडिविजुअल्स से भी लिए जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ की जा सकती है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे भी पब्लिसिटी या फिर उनसे अवार्ड्स के लिए हेल्प ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर एक फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो उसकी तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट राइटिंग में थीम मेंशन होता है, डेट, वेन्यू ऑफ द एग्जीबिशन, कहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, कितने स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, रूरल स्कूल्स कितने हैं, अर्बन स्कूल्स कितने हैं, फिर उन स्कूल से कितने बच्चों ने और टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी एंट्रीज थी एग्जिबिट्स की और मॉडल्स की, कितने डिस्प्ले हुए, थीम और सब थीम के कितने डिस्प्ले हुए, और कितने जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका पार्टिसिपेशन बीच में रहा, किस तरह से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया गया इन एग्जिबिट्स और मॉडल्स को जज करने के लिए, पैनल जजेस का कौन था, और उसके बाद क्या फाइंडिंग्स रही उनकी और क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। लास्ट हमारा स्टेप आता है इसमें फॉलो अप ऑफ साइंस एग्जीबिशन। फॉलो अप ऑफ साइंस एग्जीबिशन का मतलब है कि जो हमने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, जैसे उसके प्लानिंग में हम पब्लिसिटी करते हैं, उसी तरह से हमने जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है तब भी हमने पब्लिसिटी करनी है थ्रू रेडियो, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, और इसकी एक बुकलेट भी हम पब्लिश कर सकते हैं। और उस बुकलेट को सब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, लाइब्रेरीज में और एनजीओज़ को हम दे सकते हैं कि इस तरह से एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पे ये एग्जिबिट्स और मॉडल्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए थे, और इनसे ये फ़ायदा जो है फ्यूचर में सोसाइटी को हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने साइंस एग्जीबिशंस के विषय में चर्चा की। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।